मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एंड इट इज नॉट अबाउट द स्टील इंडस्ट्री ओनली, बट दिस ईयर वाज एक्सेप्शनल, मतलब कि हर कमोडिटीज के प्राइस बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, पता आई एम नॉट श्योर कि अगर आप लोग अपने घर के लिए तेल खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, जो कुकिंग ऑयल होता है उसका प्राइस चेक करना एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, हाउ मच इंक्रीज इट इज ड्यूरिंग दिस ईयर। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे ना, सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल का है, दैट इज द प्राइसेस आर अप बाय अबाउट 50% ऑन YOY बेसिस। सो इट मीन्स अगर आपके पास कोई पुराना स्टॉक है तो आप उस पर 50% ज्यादा मार्जिन कमा रहे हो। करेक्ट। तो ये सभी चीजें कि कौन सी इंडस्ट्री अप ट्रेंड के अंदर है या फिर किस इंडस्ट्री का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या फिर हो रहा है, so that all these things that you can either you can read up the news or you can track the particular industry. So मतलब सभी को कवर करना that is not possible. You can stick to 3-4 industry and you can read up regularly. मतलब हफ्ते में एक बार उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग न्यूज पढ़ लो, महीने में एक बार पढ़ लो, so that you can get overall sense, right? एंड इसमें फिर ये भी होता है कि वंस यू आर हैंड ऑन द इंडस्ट्री साइकिल ना, सो इंडस्ट्री साइकिल में क्या होता है कि कुछ मेटल इंडस्ट्री होती है दैट इज साइक्लिकल इन नेचर। तो वो साइक्लिकल होती है, 4-5 साल में, एक साल ऐसा आएगा कि प्राइसेस बहुत बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ेगा, लेकिन अगले 2-3 साल में वो वैसा ही रहेगा। एंड सम इंडस्ट्रीज लाइक जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि कुकिंग ऑयल का हो गया, सो कुकिंग ऑयल के प्राइस ना दैट आर एक्सेप्शनली वेरी हाई दिस ईयर, दैट आर ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब कि जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है दैट इज 70-80% दैट इज पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। सो कुछ वहां के फार्मर्स वगैरह ने भी नहीं किया, सो वो काफी सारे रीजन थे, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा, मतलब प्राइसेस अप है। तो जो भी कंपनीज दोज हु आर इन्वॉल्व इन दीज लाइक मस्टर्ड ऑयल एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वहां पे एक तो रेवेन्यू बढ़ के आएगा, रीजन बेइंग की प्राइस लास्ट ईयर जो 100 में बेचे थे वो अभी 150 रुपए में बेचेंगे, एंड उनके क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का था उस पर वो मार्जिन भी बढ़ के आएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट्स भी बढ़ के आएगा। अभी यहाँ पे द पॉइंट टू नोट हियर इज, अगर उनके पास अभी का स्टॉक है, ठीक है, एंड कल को प्राइस टूट गया तो उनको लॉसेस भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। सो कमोडिटी बिजनेस की सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम यही होती है कि जितना ज्यादा मार्जिन दिखता है ना, उतना ज्यादा उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट पीपल डू कि लास्ट ईयर लॉकडाउन में लोगों ने काफी सारे होर्डिंग्स मतलब स्टोरेज करके रखा होगा, एंड आफ्टर वंस एवरीथिंग वाज अनलॉक्ड देन काफी अच्छे मार्जिन्स मिले, काफी अच्छे प्राइसेस मिले। सो दिस ईयर आल्सो पीपल विल रिपीट द सेम थिंग, बट इट मे नॉट हैपन इन द फ्यूचर। मतलब जब अनलॉकिंग स्टार्ट होगी आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 1.5 मंथ जब भी होगा, तो इस टाइम जरूरी नहीं है कि लोगों को उतना अच्छा मतलब जो होर्डिंग्स करके पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इसमें काफी डिपेंड करता है मेटल इंडस्ट्री में। सो मेटल में अभी हो सकता है इस बार काफी अच्छा पैसा होगा, फिर क्या होगा, कंपनी की इन्वेंट्री हाई प्राइस पे जमा होकर रह जाएगी, बट लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जब भी प्राइसेस टूटेगा तो कंपनी को उस पर लॉसेस होगा। तो ऑन एन एवरेज बेसिस वी नीड टू चेक कि कितना ROC और कितना ROE है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये साइक्लिकल है, तो आप ना मतलब यू कैन फॉलो अ ट्रेंड। आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, एज आई सेड, कि वहां के जाके पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टॉक्स देखो, और सारे स्टॉक्स अगर अप ट्रेंड के अंदर है तो मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। एंड यू कैन ट्रैक लाइक एक हफ्ते के अंदर प्राइस बढ़ रहा है, एक महीने के अंदर प्राइस बढ़ रहा है, पिछले 2-3 महीने से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एंड जो न्यूज आ रही है वो ये न्यूज आ रही है कि आगे जाके भी प्राइसेस मतलब वो स्टिक रहेंगे यहाँ इसी लेवल पे, या फिर प्राइसेस और बढ़ सकते हैं यहाँ से ड्यू टू शट डाउन ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स, देन यू कैन टेक दैट चांस। लेकिन अभी अगर आपको लगता है कि मैं टाटा स्टील इज द राइट टाइम टू एंटर इन द स्टॉक, अदर देन लाइक हाँ 5-7% का अगर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज स्टॉक में पैसा फंस भी सकता है। अभी ऑलरेडी हाँ काफी अभी हाई प्राइस हो चुका है मेटल्स एग्जैक्टली में। ओवरबॉट है बेसिकली। अभी बेसिकली अगर आपको फायदा उठाना है ना ट्रेंड का, तो यू कैन बाय एंटरटेनमेंट स्टॉक्स। द रीजन बीइंग क्या है, अभी प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन है एंटरटेनमेंट स्टॉक्स की, वट एवर स्टॉक्स इट इज लाइक PVR, आइनॉक्स, द डेल्टा कॉर्पोरेशन और एनी अदर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। ऑनलाइन गेमिंग तो फिर भी ठीक है। सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी डाउन ट्रेंड है। अब जैसे अनलॉक स्टार्ट होगा ना, तो इन लोगों के देखना स्टॉक प्राइसेस मतलब 5-5, 7-7% एक एक दिन के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक खरीद के बेचोगे, उससे इतना पैसा नहीं कमाओगे जितना कि आपको एस्टिमेट कर पाओगे कि हाँ यार 2 महीने और इसका डाउन ट्रेंड रहना है। सपोज जितना लॉकडाउन चलेगा, वी कैन एस्टिमेट कि अभी सिचुएशन बहुत वर्स है, इट मे कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, बट आफ्टर 2 मंथ्स वंस द अनलॉकिंग स्टार्ट, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, लोग घूमना स्टार्ट करेंगे, लोग सिनेमा थिएटर्स में जाना स्टार्ट करेंगे, लोग जिम में जाना स्टार्ट करेंगे। सो जो भी कंपनीज है रिलेटेड टू दिस, that you can pick up now, you can hold it for a year and then you can sell it.
Okay. Thank you. Yeah. And Sudha, whether I was clear in answering, I think the call got disconnected last time. Yes. So that we need to calculate like पिछले 5 साल होगा ना, that you can get it on the money control or the company's annual report. They also provide पिछले 5 सालों के data होते हैं ना, 5-10 सालों के data they give you. So वहां से you can get the data कि कितना ROC है, कितना ROE है, कितना EBITDA margins है वगैरह. Himanshu, I think should we start the lecture? I think we can start. We can start, no? Hmm. Okay, we have only 7 participants. Okay. So today's session is it is So based on no the issues. financial. We are recording this session and we'll provide the recorded session for rest of the people. Sure, Himanshu. Thanks. So this session is focused on the financial numbers and the valuation metrics. So the financial numbers means जो भी financial numbers जैसे कि statement of profit and loss हो गया, balance sheet हो गई, cash flows number हो गया, the ratio analysis हो गया. So how should we decode those numbers as well as how do we value the stocks and what should the target price of the stock, right? So I have shared the recent one PDF in the group. Let me tell you, I'll just ping this. So I have pinged in the group around 2 o'clock, 3 minutes. So there is one key ratios table in that. So if you can just check that table. Himanshu, can you open that in your laptop? Yes, I can, but it will take 2 to 3 minutes. Okay, let me try doing this. Please allow me to share my screen. 1 minute. You can share your screen. Yes. Can you see my screen now? Yes. Yeah. Yes. So right. Here you can see the key ratios, right? See, यहाँ पे 2016, 17, 18, 19, 20, and then estimates of 3 years. It is given. So whenever we are analyzing the financial numbers, so we have to check at least last 5 years numbers so that we can get a trend. We can get a sense कि पिछले 5 सालों का trend क्या है, whether the industry, whether the company is cyclical in nature or it is in the downward trend or upward trend. So how we can see यहाँ पे देखो in 2016 the EBITDA margin. So EBITDA margin, how it is calculated? It is calculated EBITDA by sales. So EBITDA financial numbers. You guys know statement of P&L. किसी को डाउट है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, so that I can एक बार ब्रीफ कर देता हूँ अगर डाउट है तो EBITDA क्या होता है. I think you can continue, or you can just no doubt. Seema says no doubt. Okay. So EBITDA, it is earning before interest, tax, depreciation, and amortization, right? And the margin means EBITDA divided by sales.
So यहाँ पे अगर आप देखोगे 2016, 17, 18, 19 and 20, the margin is 8.7%, 13.6, 14.3, 12.7 and 12.4. So that is a kind of stable in the last 4 years. 12 to 13 की range में इनका EBITDA margins है. Correct? उसके बाद ROCE, that is return on capital employed. 4.1%, 6.9, 9.4, 11.8, 15.6%. So यहाँ पे return on capital employed is increasing every year. Return on equity, ROE, it is also increasing every year in the last 5 years. Adjusted PAT, PAT is profit after tax, that is net profit divided by the sales. इसका margin आ रहा है 3.6, 6.6, 8.8, 8.6 and 13. So in this particular company, EBITDA margin is almost stable, but their net profit is increasing every year in the last 4 years. Due to the net profit increase, their return on equity and return on capital employed is also increasing in the last 4 years. So how we can conclude it now? अभी हमें क्या लग रहा है पिछले 5 साल का details देख के? We are talking about profitability only. EBITDA margins, net profit, return on equity and return on capital employed पिछले 5 सालों का देख के क्या सेंस बन रहा है अभी तक? गुड है, मतलब अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल है कंपनी में. Okay. But ROCE is not that good. ROC is also increasing na, every year 2016, 17, 18, 19, 20. From 4.1% in 2016, it has increased to 15.6%. 10.6 for financial year expected. It's 15.6% in FY20. No, the FY20, these are the audited numbers. These are the actual numbers. So forget about the projections. Concentrate from FY16 to FY20 only now for the time being. Okay. EBITDA margin and EBIT margin is all stable as per me. The company is able to fetch around 12 to 14% EBITDA margin every year. Correct. Company is able to, so we can conclude here, the business is pretty stable in nature. Right? 12-14% का margin बनाते हैं वो लोग. अगर मेटल इंडस्ट्री का देखोगे ना, वहां पे क्या होगा? Sometimes it is negative EBITDA, 1%, 5%, 10%, 50%, and sometimes it is again negative. तो यहाँ पे we are not following that trend. What we are seeing is 12 to 14% का kind of range है, right? So the business is pretty stable in nature. और business है जो 12, 13, 14% का EBITDA हर साल का generate कर सकता है. So अगर हम लोग अगले आने वाले सालों के लिए projections करेंगे, so EBITDA projections we can take 12 to 13, whatever you seem कि इस साल का 12 रखना चाहिए या 13 रखना चाहिए या 14 रखना चाहिए. So here what they have done, उन्होंने जो next 3 year की projection है, that they have done on 12.8, 15.1% and 14%. अब उनका क्या basis है इसके लिए? That is मतलब वो एक assumption होती है, that is depends on the person to person. So if you think कि आगे जाके हमें EBITDA 12.5 लेना है, तो you can do the calculation based on the EBITDA margin of 12.5%. Okay. Also in this business, what we have seen that कि उनका जो profit after tax है, that is also increasing every year. So profit after tax बढ़ने का क्या reason हो सकता है? PAT बढ़ने का क्या reason हो सकता है? When the EBITDA is consistent. Himanshu, Parul, Satvik, Samarth, Amit. EBITDA is pretty stable, but their net profit is increasing. So what is the reason? So what I think is the bottom line expenditures might be decreasing. We have no information on the sales part though in the sheet. So I feel all those operating expenditure in the business is quite decreasing year on year. I think you are Samarth, right? Satvik. Yes, sir. So Satvik, you see the EBITDA is calculated after deducting all the operating and non-operating expenses. Correct. It No, is I think the top profit line has before been tax. increasing consistently, due to which the EBITDA Yes. margin is stable and the PAT is increasing on a constant basis. No, we are talking about PAT margin. No, that is relative term. That is not absolute term. The PAT margin is increasing every year. Correct. Earlier it was 3.6%. So even if the sale is increasing, the PAT will almost be same only, na? If the EBITDA is same.
We are not talking absolute number. We are talking relative number. So we are talking in the percentage term. If the margin is same at EBITDA level, then PAT margin should also be the same, isn't it? So what is absolute and these? Relative. Absolute means only the number like 3.6 crore, 6.6 crore, 8.8 crore, 8.6 and 13 crores, right? So we can say due to higher sale, the profit after tax increased to 13 crores from 3.6 crore. But here it is in the percentage term. So we are talking about the ratios. So net profit, it is, if you are selling 100 rupees, your net profit is 3.6 rupees. If you are selling for 200, your net profit is 7.2 rupees. Likewise, the profit margin is increasing every year. So that should not increase if the EBITDA is same. So I am asking, what is the reason their net profit margin is increasing? If a business has a similar if a business has a similar margins, then profit should also be the similar. Are you getting my point? Got it. So I was thinking like what might be the major conditions for this. Correct. Parul, Amit, Sir, I'm not clear. you are not clear. So you know how to calculate EBITDA? Do you? Can you tell me the profit and loss statement? एक brief में थोड़ा सा बता सकते हो मेरे को profit and loss statement क्या होता है? So profit and loss consists of revenue, expense, all from where the income has been generated. And so all sorts of income from dividend, interest income, other incomes, revenue. Right. So And that is that what correct. So these are the credit items to the P&L. Correct. Income solving. Correct. And all the expenses are debited, right? Correct. Yes. So हम लोग income से expense घटाएंगे तो what will get? Income to profit. Net GP. we will get profit or loss. Net profit. Profit. Net profit or So loss. the gross profit, it is on the costing part. जो raw material का basic costing होता है वो लोग निकालते हैं हम लोग gross profit. Correct. So employees expenses and all indirect expenses that is deducted after calculating GP. Correct. तो Yes. इसमें अभी देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं earning before interest, tax and depreciation, and we are calculating the top line, that is depreciation and amortization, right? So after that we are calculating net profit. So what is the difference between net profit and EBITDA? That you need to check, जिससे कि हमें पता चलेगा कि मार्जिन बढ़ क्यों रहा है and घट क्यों रहा है. So EBITDA and net profit में difference आ रहा है एक तो interest का, tax का, depreciation and amortization. Amortization. These are the three items only, which is the difference between EBITDA and net profits. So how do we calculate net profit? It is EBITDA minus interest minus depreciation and minus tax. Tax. Minus tax. Correct. Yes. If you see their margin is increasing, that may be possibly due to the lower interest. So in 2016 it may happen कि company के पास काफी सारा debt था that they have repaid, तो interest cost धीरे धीरे कम हो गया. And similarly we can take कि depreciation cost भी धीरे धीरे कम हो गया company का. So that may be the reason कि उनका profit after tax improve हो रहा है. So might be tax rate would be higher. So tax rate is higher. If you see the tax rate, so 37. So if you come to the efficiency, below efficiency, there is the tax rate mentioned. So 37% is in FY16, 31.4% is in FY17, 31.4% in FY18, 36.2% in FY19, and 11.2% only in FY20. So one reason can be lower interest rate. The another reason will be the lower depreciation charges. And the third reason can be the tax rate differentiation, right? Correct. So, okay, that is one point. You clear about returns, net profits, return on equity, return on capital employed. Or if you want, I can tell you in brief, ये ratios calculate कैसे करते हैं हम लोग. If you want that, then I can. That is not required, na? Okay. No, sir. Okay. So moving to the next part, that is efficiency. So here they are mentioning the tax rate percentage. So tax rate मतलब कि उन्होंने साल का कितना percent tax दिया है. So 2016 में they paid 13% interest, 13% tax, then 31.4%, 31.4 and 36.2 and 11.2. अभी
there should be a question mark to you in your mind कि अभी in 2020 why it is 11.2% only tax rate, जबकि पिछले 4 सालों के अंदर it was more than 30%. What happened कि suddenly उनका tax rate इतना कम हो गया? Might be they got some tax exemption or sort of. Correct. So how long that will go on? That will help you in your projections. So इन्होंने in 2021, 22, 23, so they have assumed tax rate of 25.2%. Correct. Correct. So उन्होंने जो अपनी projections करी है, जो कि आगे हम लोग stock price का valuation करेंगे, तो we will take that in account. तो वहां पे जो projection करी है tax rate का, that they have calculated 25.2%. अभी मान लो उनको कुछ exemption मिली है, and you think that those exemption will continue for the next 5 years, then you need not to tax 25.2%. You may take 11.2% that will continue for next 5 years, or you may take even 30% that will continue for the next 5 years. Why 25.2? That is because that is the general corporate tax now in India. The government in the last budget they have reduced the corporate tax now from 30 to 25% for the company with certain level of the turnovers, permissible level of the turnovers. So the broker house they have assumed कि 25.2% का tax rate हम लोग मान के चल रहे हैं कि उनको next 3 years में देना पड़ेगा. Now what is this asset turnover? So that ratio you may leave for the time being. मतलब इतना कुछ relevant नहीं है asset turnover. There are a lot of ratios. मतलब इन्होंने वैसे ही calculation के लिए दिया है. It may not be that much relevant for our मतलब अभी के analysis के लिए. But I'll tell you कि ये कैसे देख सकते हैं. So asset turnover का मतलब ये हो गया your total sales divided by average assets. Okay. So इसका मतलब क्या हुआ, हर 1 रुपए की एसेट पे आप 1.3 रुपए की सेल कर रहे हो. अभी मतलब इसका ये हो गया कि अगर आपने 100 करोड़ का प्लांट लगाया, then your sale would be 130 crores. Okay. Clear? Yes. So that ratio you can calculate with the peers. मतलब अगर peer के अंदर भी similar kind of है कि वहां पे भी हम लोग का asset turnover का इतना ही आ रहा है, so that we can see कि हाँ यार business is a kind of that nature only कि जहाँ पे asset turnover काफी कम होता है. So can you tell me कुछ business ऐसे होते हैं जहाँ पे asset turnover कम होता है, कुछ business ऐसे होते हैं जहाँ पे asset turnover like 20 times, 100 times. So can you tell me some of the business जिनका asset turnover is more than it is abnormal asset turnover we can see. Hospitality business. Manufacturing industries. Manufacturing Service industry will have asset turnover. So we can say the service based industry. वहाँ Correct. पे fixed investment काफी कम रहता है. So कि वहाँ पे asset turnover काफी बढ़ के आता है. So asset turnover is not what we can say, it is not a good measure कि हम लोग value कर पाए. हाँ लेकिन ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस इंडस्ट्री का कितना क्या रहता है. Suppose if you enter into the steel industry का कितना रहेगा, वहाँ पे heavy investment चाहिए होता है. The fertilizer players वहाँ पे heavy investment चाहिए होता है, तो वहाँ पे asset turnover is generally low. और कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहाँ पे भी काफी सारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, सो वहाँ पे भी asset turnover में कम is lower as compared to other companies. Now what is this inventory days? Higher or low? No, it depends on the industry in which you are working or your company is working. So what is Right? preferable? So कुछ industry there is nothing preferable, nothing called preferable. It depends कि बाकी companies. So what we can see, जो top 5 players है उस particular segment का, उसका उठाओ, उसका asset turnover देखो, उनका average निकालो. So that should be the ideal asset turnover. So service industry का अलग होगा, steel industry का अलग होगा, metal mining का अलग होगा, logistics का अलग होगा, oil and gas का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है इसमें. So there is no ideal ratio. It depends कि business wise कितना है. If you want कि कितना ideal है, so the basic thing that you can do is you can take up the top 5 companies in that segment, calculate asset turnover of those companies, and you can take the average of those, so that you can act as a benchmark. That can be taken as a benchmark, and उसके basis पे आप आगे जाके projections draw कर सकते हो. So like एक company है ABC, उनका total assets are 5 crore and average assets are 2 crore. So 5 by 2 would be 2.5 asset turnover ratio. And so asset turnover would be 2 by 5 only. 2 by 5 na? 5 by 2. Total sales by asset na?
Sales, हाँ sales कितना है? 2 crores ना you said? Sales is 5 crore and total assets अच्छा are sales 2 crore. Like okay there are two right companies, ABC and XYZ. Both have sales of okay 5 crores. Both have sales of 5 crores, but their okay assets, one has 2 crore and one has 6 crores. okay So the turnover would be asset turnover ratio would be 2.5 and 0.833. okay So right what should I conclude? Like sales are same, only the assets are different. So what should I बाकी conclude? सब कुछ same है, everything else is same right? These are the two parameters जहाँ पे difference आ रहा है and all other parameters are same. So based on that assumption, हम लोग क्या conclude कर सकते हैं? Those companies जिनका asset turnover ज्यादा है, that company is more efficient as compared to the other company जहाँ पे asset turnover कम है. But Okay. on a condition कि बाकी सारी चीजें same है, मतलब they are in the similar business, they are having the same kind of the main power, they are having the same kind of the establishment. ऐसे करके सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है? एंड ओनली द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द एसेट टर्नओवर, सो देन वी कैन कंक्लूड. Okay. ओके, अब इसका नहीं होगा कि आप इन्फोसिस का एसेट टर्नओवर आप मेटल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर लो. Exactly. दैट विल नॉट हैपन, दैट विल नॉट हेल्प. बट अगर मेटल इंडस्ट्री के अंदर अगर हम मान लो टाटा स्टील या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील का कंपेयर कर रहे हैं, गिवन एवरीथिंग एल्स सेम, सेम मार्जिन, सेम आरओसी, सेम आरओई, the only difference is the asset turnover. So we can say जहाँ पे asset turnover ज्यादा होगा, so that company is more efficient in handling the asset as compared to the other company जहाँ पे they are not able to monetize their investment very well. Okay. Okay. So next is, I'm not getting clear voice, Mohit. you are not getting the point. No, I got your point. There is someone, Samarth Satvik, you said something. No, nothing. Clear, no? Yeah. Okay. So next come the working capital ratios. So you know what is the working capital? Working capital is the soul of any business. So that working capital मतलब जो हमें short term के लिए या तो funding देते हैं या फिर हमें कुछ माल उधार पे देते हैं या फिर हम किसी को उधार पे देते हैं या फिर हम लोग inventory manage करके चलते हैं. So that is the soulmate of any business. So working capital include कि आपका कितना debtors है, आपका receivables कितना है, आपका inventory कितना है. Correct. So that also depend on business to business, industry to industry, company to company. But when we are comparing a company with another company in the similar industry, in the similar business, तो वहाँ पे हमें we need to check इनका working capital efficiency कितना है. Just like we check the fixed asset का efficiency कितना है. So the working capital efficiency it includes की debtors days. Now tell me debtors days ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? Or whether it should be variable or that should follow a consistent trend. Consistent होना चाहिए और कम होना चाहिए. डेटर्स कम होना चाहिए क्योंकि इससे अपना नहीं, क्रेडिट cycle रिस्क कम होता है. रिस्क कम होगा. साइकिल द शॉर्टर द पीरियड मुझे पैसा वापस रोटेशन में जल्दी आ जाएगा. रोटेशन में जल्दी आ जाएगा एंड डूबने का डर भी नहीं रहेगा. Exactly. But sir, Correct. why working capital, like usually we see in the FMCG companies, negative working capital बहुत रहता है. क्योंकि वो कैश में बेचते हैं ना. Working capital सीधी सी बात है, current assets minus current liability. करेक्ट. उनका करंट एसेट्स क्या होता है? स्टॉक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया. रिसीवेबल्स बहुत कम होता है, उनका रिसीवेबल्स बहुत कम होता है. शॉर्ट टर्म वाली. क्यों? क्योंकि हाँ राइट, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी में आप देखो ना उधार कितना मिलता है आपको. सब लोग कैश एंड कैरी बिजनेस होता है वो. बट व्हाई मतलब यूजुअली वर्किंग कैपिटल नेगेटिव क्यों मानी जाती है? मतलब प्रेफरेबल होती है. लाइक बस दो कंपनी है, एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल नेगेटिव का मतलब ये होता है कि देयर इज नो क्रेडिट रिस्क. मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने आपको 100 रुपए दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने किसी बिजनेस में लगाया और आपको पता है उस बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक ही नहीं होता. सो अगर हम लोग ने, अगर आपको याद होगा ना, तो इन लेक्चर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजर कंपनी. दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? एंड गवर्नमेंट से टाइम से पैसा नहीं आता. सो टू फैक्टर दैट वो लोग बोरो करते हैं एंड दे पे इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट जो कि उनको गवर्नमेंट से मिला है. तो वहां पे उनका पैसा ब्लॉक हो गया एंड वंस योर मनी इज ब्लॉक देन यू नीड टू रिलाई ऑन द अदर सोर्स ऑफ फंड्स. वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि यहाँ पे आपका पैसा कहीं बिजनेस में रुक ही नहीं रहा. इवन यू आर जनरेटिंग द कैश व्हेन यू आर सेलिंग द एसेट्स. मतलब देयर इज नो ब्लॉकेज ऑफ फंड पर से.
सो दोज बिजनेस हु आर हैविंग नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, वहां पे क्रेडिट रिस्क नहीं होता। मतलब कि क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ आई नीड टू लैंड यू 1 करोड़ रुपीज एंड यू आर पुटिंग द मनी, जहां पे 20 मतलब वहां पे 6-7 महीने से पैसा नहीं आ रहा डेटर्स का, और यू हैव टू चॉइस, वन इज टू इन्वेस्ट इन द कंपनी जहां पे 6 महीने से पैसा नहीं आता, एंड द अदर इज कि जहां पे लाइक पेट्रोल पंप्स हो गया, ऑयल एंड गैस कंपनीज, पेट्रोल पंप हो गया, देयर इज नो क्रेडिट, कार्ड स्वाइप करो या फिर कैश दो, पेट्रोल भराओ चले जाओ। मूवीज देखने गए, मूवीज देखो, कैश पेमेंट करो, टिकट्स लो, देखो, चले जाओ। तो इन दैट इंडस्ट्री वहां पे क्रेडिट रिस्क क्या होगा, मतलब आपको जो लोगों से कवर करना है वहां पे आप पे तो कोई रिस्क नहीं है ना उस इंडस्ट्री के अंदर। बट एज कम्पेयर टू दिस अदर कंपनी जहाँ पे फर्टिलाइजर होगी, जहाँ पे 6-7 महीने की गवर्नमेंट से पैसा आना बाकी रहता है, या फिर कुछ और इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ पे 6-7 महीने की उधारी रहती है, आप वहां पे पैसा लगाओगे या फिर आप उस बिजनेस में पैसा लगाओगे जहाँ पे रिस्क है ही नहीं। मतलब आपने सेल किया, आपके पास पैसा आ गया, आप किस बिजनेस में पैसा लगाओगे, गिवन यू हैव ए चॉइस टू इन्वेस्ट इन 2 companies, everything else is same, only difference is the receivable, in which company you will put your money. With no credit risk is there. Receivables are less. Receivables is less, जहाँ पे ज्यादा रिस्क है या फिर हाई रिस्क है, हाई रिसीवेबल हाई रिस्क, लो रिसीवेबल लो रिस्क, Low risk. करेक्ट। But sir, like there are two companies. Like suppose we take an example, ABC and XYZ. ABC has a positive Okay. working capital, and XYZ has a negative Okay. working capital. Okay. So, what would you prefer? It depends कि दोनों की इंडस्ट्री एक ही है, सिमिलर नेचर है, हाँ. हाँ, then negative working capital would be preferable. Preferable. So I Right. didn't get like why a negative. Like being a positive working capital shows like my liabilities are current assets minus current liability. My assets are capable to set off the liability. Okay. So No, I no. didn't get. Don't Actually, take it that way. See, don't take it that way. अगर आपका वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, सपोज आपका डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स आपका 100 करोड़ है, आपकी इन्वेंट्री है 80 करोड़, 180 180, आपका क्रेडिटर मान लो 200 है, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना निकला? minus 20. So when we are calculating the working capital, it is typically debtors plus inventory minus payables. Yes. Debtors plus inventory minus payables. And Yes. you guys know accounting very well, ना? Accounting में manipulation सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? Cash. नहीं, कैश में मैनिपुलेशन इतना नहीं होता ना। सर लोग सेल्स को कैश सेल्स दिखाते हैं। नहीं, कैश सेल दिखाएगा तो आपको कैश दिखाना पड़ेगा ना, यू कांट मैनिपुलेट कैश। I think stock is one of the Expenses. things. Expenses, fake expenses. ओके, No, sir. सो फेक इनवॉइसिंग होती है, फेक सेल होती है, Expenses fake होते हैं। एक्सपेंसेस फेक होते हैं। सो अभी Stock आप can ये be देखो, one of the area where Interest, main to interest. नहीं, Related इंटरेस्ट भी तो party. फेक नहीं होता ना, Interest related can't be party manipulated. transactions होता है, related party transaction is a separate thing, right? Also report अभी भी आप करना इसमें पड़ता है देखो, related party transactions. अगर नो अभी देखो, आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमने सेल्स रिकॉर्ड करी, whether sales can be manipulated or not. Yes. Yes. फेक इनवॉइस करके सेल वी कैन मैनिपुलेट, Correct. Yes. राइट? अगर सेल्स मैनिपुलेट होगी तो रिसीवेबल्स मैनिपुलेट होने में कितना टाइम लगेगा? If the sales can be manipulated, then why not receivables? Correct. Correct. Right. तो अगर Correct. आपके पास वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो doesn't mean कि डेटर्स आपको पैसा देगा ही देगा. There might be fake debtors also. Correct. Bad debts also. Or the correct. So bad debt is the highest risk. No, अगर जितना ज्यादा debts होता है ना, suppose if you are working in an industry जहाँ पे your working capital cycle is 6 months, 7 months, it means वहाँ पे default के chances बहुत ज्यादा है. Correct. Okay. Correct. और बट सर जो ह्यूज कंपनीज होती है लाइक एफएमसीजी कंपनी जो भी है, तो ये तो जनरली कैश सेल्स होता ही नहीं, इनका क्रेडिट सेल्स भी चलता है। तो करेक्ट, सर इनका तो फिर डेटर्स तो ज्यादा ही होंगे ना? उनका डिटेल्स ज्यादा कैसे होगा? उनका डिटेल्स होगा ही नहीं ना. डिटेल्स इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स.
आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो आपने अभी कैश पे पेमेंट नहीं किया, आपने बोला मैं 1 महीने बाद दूंगा, दैट इज रिसीवेबल ना। एफएमसीजी में रिसीवेबल होता ही नहीं है, वो सारा कैश एंड कैरी बिजनेस है। जैसे किराना, आप जो भी किराना ग्रोसरीज है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा, उनका डेटा लिस्ट इतना बड़ा होता है कि अपन एस्टिमेट ही नहीं कर सकते नहीं, हैं। वो उनको पूछो, उनको नहीं। एफएमसीजी इज हार्ड, मैं मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम आईटीसी पर से। सो अगर आप देखो किराना भी स्टोर में जाओगे ना, तो कितना क्रेडिट देते हैं वो आपको? मैक्सिमम 30 days। 30 डेज। और उनको कितना क्रेडिट मिलता है? 45 days, डिपेंड करता है सर। अभी 45 आप जिस days, कंपनी के 90 अंदर, days। अब आप 90 डेज नो, अगर वो आपसे 30 दिन में ले रहा है और वो आगे 90 डेज में दे रहा है, तो बट नेचुरल योर वर्किंग कैपिटल साइकिल विल बी नेगेटिव। समझ में नहीं आया? थोड़ा सा धीरे सर, मैं इस वाले पॉइंट थोड़ा सा पे। धीरे समझ में आ रहा है? चलो एक बार वापस से देखो, आप इस टेबल पे नोटिस करो, इन्वेंटरी डेज कितना है इसका? 11.3। 11.3, 12.8, 12.9, 12 एंड 16। इट मीन्स कि जनरली जो उनके पास इन्वेंट्री होती है वो 12-13 दिन की इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास, ठीक है। डिटेल्स का मतलब हो गया 19, 20, 22, 23 दिन का कलेक्शन पीरियड हो गया। या कलेक्शन पीरियड भी कैन से। आउटस्टैंडिंग डेटर्स हो गए। सो 19, 20, 21 डेज में ये लोग ऐसा कलेक्ट आता करते है। हैं, ठीक है। अब इनके पास पैसा टोटल मिला के कितने दिन में आ गया? डेटर्स प्लस इन्वेंट्री अबाउट 30 डेज, 30, 32। यस सर, 19 plus 11। करेक्ट। करेक्ट, इतना। अब उनका पेबल देखो, पेबल मतलब जो इनको पेमेंट करना है वो कितने दिन में पे करता है? 80 दिन में। सीधे। तो 50 अब दिन का मेरी इनके पास क्रेडिट पीरियड हो गया, मतलब इंटरेस्ट। अभी क्या करेगा, मेरी बात सुनो आप। ये जो बिजनेस होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, अब इनके पास पैसा तो बहुत आ गया, अब ये पैसे क्या करेगा? अब ये लोग 50 दिन के लिए पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं ना। हाँ। अब उनके पास ना वो बिजनेस के अंदर पावर है, ड्यू टू दियर बिजनेस पोजीशनिंग, ड्यू टू द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, उनके पास वो बार्गेनिंग पावर है। मतलब उनको जो क्रेडिट मिलता है वो ज्यादा मिलता है, और जो उनको उधार देना होता है वो कम देना होता है। अब मैंने मान लो, अब हम लोग सपोज मी, सात्विक एंड यू, वी हैव डन ए बिजनेस, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि सात्विक हो गया मेरा क्रेडिटर, यू आर माई डेटर। तो आप मेरे को दोगे 20 दिन के अंदर, मैं सात्विक को दूंगा 90 दिन के अंदर। तो मैंने 20 दिन में आपसे 100 रुपए लिए, मैंने कहीं पे काम लगा दिया, 1-1.5 महीने पैसे को मैंने ब्याज पे लगा दिया, इंटरेस्ट आती मैंने सात्विक को दे दिया, तो मैंने अपना पैसा तो कमा ही लिया ना बीच में 50 दिन होल्ड करके। सो दीज आर दोज कंपनीज जिनके पास ना बार्गेनिंग पावर होती है, दे आर वेरी वेल पोजिशन्ड, करेक्ट। और ये कंपनीज बेसिकली, दिस कंपनीज आर दोज इन नेचर जहाँ पे एफएमसीजी काइंड ऑफ कंपनीज हो गई, जहाँ पे ऑयल एंड गैस का कंपनीज हो गया, या फिर जहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, जहाँ पे कैश एंड कैरी काइंड ऑफ बिजनेस होता है, वहाँ पे यू विल फाइंड ए नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल एंड टिपिकल इन अ मैन्युफैक्चरिंग। या सर एक चीज बोलना चाहूंगी, लाइक जो फैक्टरिंग वाला कंसेप्ट होता है कि मेजरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, दे प्रेफर फैक्टरिंग वाला चीज। राइट। सो सर यहाँ पर तो फिर वो रिसीवेबल पेबल वाला चीज आता ही आएगा ही नहीं ना। उनका तो फैक्टरिंग मतलब आज ही उन्होंने कमीशन दे दिया और उनको आज ही पेबल्स और रिसीवेबल्स हो गया उनका। तो फैक्टरिंग इन इंडिया के अंदर ना अभी बहुत कम कंपनीज है जो फैक्टरिंग कराती है अपने रिसीवेबल्स का, बहुत कम कंपनीज है इंडिया के अंदर अभी भी। रीजन में क्या होता है कि दोज हु आर द जेन्युइन डेटर्स ना, वो उनको पैसा देगा, उनको पता है, क्योंकि फैक्टरिंग इज नॉट कम एट फ्री, इट आल्सो हैव सम एग्जैक्टली, वो कॉस्ट। चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं फैक्ट्री के। करेक्ट, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनी दे डू नॉट प्रेफर फैक्टरिंग। और बैंक भी ऐसा नहीं है ना किसी भी डेटर्स पे फैक्टरिंग करके आपको दे देता है, दे आल्सो वेरीफाई द डेटर्स, उसके बाद वो फैक्टर करके देता है ना पैसा। और इन द केस जहां पे फैक्टरिंग रहती है ना, तो एनुअल रिपोर्ट में दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, डिटेल्स में जाके यू विल फाइंड द डिटेल्स, सो यू कैन डू योर कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली। या ओके, तो सर फिर यहाँ पर नॉर्मल जैसे 30 डेज, अपन जनरल एग्जांपल लिया, 30 डेज का रिसीवेबल हो गया, और जैसे पैसा आया उसको इन्वेस्ट करके 80 डेज में पेबल करने का। करेक्ट, राइट। ओके, आई गॉट द पॉइंट। अभी इसका उल्टा देखो, अब एक और बिजनेस की बात करते हैं जहां पे डेटर्स
days are debtors plus inventory, that is about 80 days, and your payment cycle is 20 days. अब उस केस में क्या होगा? Debtors plus inventory equals to 80 days and your payable cycle is 20 days. तो उस केस में क्या होगा? Then there is a risk for the default of the company. It will be positive. करेक्ट. तो उस केस में यह हो गया कि इनको वर्किंग कैपिटल गैप लोन लेना पड़ेगा सर. फंडिंग का अरेंजमेंट करना. Overdraft. राइट. Interest cost पे ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा. करेक्ट. तो अभी कुछ पता चल रहा है डिफरेंस वगैरह? अभी क्या होगा? वी आर टॉकिंग, हाँ, दिस कंपनी की बात करें. अगर हम लोग इस कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे ना, पीओएस के साथ, तब जाके हम लोगों को इंडिविजुअली पॉइंट वी नीड टू चेक कि कौन सी कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है. केवल पीई रेशियो, पीबी रेशियो डजंट मैटर. पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड. सो दैट्स व्हाट आई सेड, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब. एटलीस्ट जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू डू इट full time for the very first time and then you can follow, like एक हफ्ता, एक महीने के अंदर you can do the things. अब उसके नीचे आते हैं, that the cash conversion cycle, it is negative. कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब क्या हो गया कि वो कैश, वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गया एक तरीके से. कैश कन्वर्जन साइकिल it is equivalent to debtors plus inventory minus payables. So they have negative working capital. Okay, after that the next ratio is net debt by EBITDA. So what is the net debt? Anybody? Total debt minus interest. No. No, debtors minus bad debts. No. What is the net debt? It's total debt minus cash. Recently, Reliance, I think, is a net debt free company. So they have the debt, but their cash and cash equivalents are higher. Correct. So net debt means debt minus cash and equivalents. Okay. So we discussed कि उनका PAT margin, why it is increasing. So you see their net debt by EBITDA. That is a ratio that is calculated by debt minus cash divided by EBITDA numbers. So debt by equity वगैरह आपने देखा होगा ना, ये रेशियो पढ़ा होगा कहीं पे. So debt by equity का जैसे, okay. So net debt क्या होता है? Debt minus cash and cash equivalent. So suppose आज के डेट में मेरे पास, suppose I need to pay 100 crore to someone, ठीक है, and I also have 10 crores with me in my bank. So what is my position as of now? I need to pay 100 crores. I already have 10 crores in my pocket. 90 to be paid. 90 is the exposure. So right. So 90 is the net outstanding exposure on me that I need to pay. So that is what net debt means. Okay. Okay. And it is a ratio, मतलब एक net debt by EBITDA, that is a ratio जो कि हम लोग मतलब financial term है, we call it is a gearing ratio. Net debt by EBITDA and net debt by equity. So how do we calculate EBITDA? You know how to calculate it, right? Yes. Yes, sir. So net debt by EBITDA. So we'll get a ratio that is calculated in the number of times. अब आप ये देखो कि whether the net debt by EBITDA should be higher or lower. Lower. Okay. Okay. It should be lower, right? So lower means कि company has low debt obligations on its balance sheet. Correct. But sir, इससे फर्क थोड़ी ना पड़ना चाहिए. Depend करता है ना, like मेरे को 100 पे करना है, 10 मेरे पास है, but मेरे पास अगर है ही नहीं, तो it doesn't make a significance कि सही है या गलत है. मैंने तो उठाया है ना पैसा बाहर से. अच्छा, तो इसमें मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ क्या होता है. कुछ कंपनीज ये होती है कि वो डेट पे हेविली रिलाइड करती है, और कुछ कंपनी होती है कि डेट के साथ कैश लेके चलती है. अब रीजन में क्या होता है, सपोज इफ ए कोरोना वायरस लाइक ए सिचुएशन, अब जिन कंपनी के पास कैश पड़ा होगा, सो दे वुड हैव रीपेड देयर ऑब्लिगेशंस, जितना भी मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, जितना भी डेट रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन है, दे वुड हैव पेड इट. बट जिन कंपनीज के पास है ही नहीं, तो वो कैसे पे करेंगे? ओके. एंड द सेकंड पॉइंट इज कि हम लोग इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर निकाल रहे हैं.
सपोज हम लोग कोई कंपनी का एक वैल्यूएशन करते हैं. अब एक कंपनी है जो बिकने को रेडी है, ठीक है, तो उस कंपनी के अंदर एसेट मान लो 100 करोड़ का है, बट व्हेन यू आर बाइंग दैट कंपनी यू नीड टू टेक द लोन ऑल्सो, जो कि 60 करोड़ का लोन है. तो आपको एक्चुअल में कितना पेमेंट करना पड़ेगा उस कंपनी के लिए? You are acquiring a company, you are acquiring a business. So the business has a asset worth 100 crores, but along with that asset, the company has obligation to bankers, which is 60 crores. So what is your exposure to the company? मतलब आपको क्या मिलेगा कंपनी 40 में? करोड़. और आप नेट कितना वर्थ पैसा ऑफ दोगे? 40 करोड़. भले 40 करोड़ आप 100 पैसा, करोड़. हाँ, 100 करोड़ रेस किया पर 60 तो लाइबिलिटी है, तो 40 Correct. का नेट वो हुआ. Purchase consideration 40 crore. purchase consideration 40 crores. Correct. Correct. So that is how बट we do the फिर valuation. ऐसा अगर अपन सोचे तो फिर तो अपन जीरो डेब्ट कंपनी भी प्रेफर करेंगे. अगर अपन क्यों? सोचे कि नेट डेब्ट अच्छा है नो नो तो नो 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 सी इज नेट डेट. देखो, एंटरप्राइज वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो व्हाट इज दैट एंटरप्राइज वैल्यू? स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में हमने डिस्कस किया था एंटरप्राइज वैल्यू. सो व्हाट इज दैट एंटरप्राइज वैल्यू? एंटरप्राइज वैल्यू. EV by EBITDA हम लोगों ने बात करी थी ना. EV is equivalent to enterprise value. It equals to enterprise value. What is the enterprise value? How do we calculate that? Enterprise value is the valuation of a business that is calculated by Market having the owner's value. contribution, that is Mhm. market cap plus net debt. Okay. So that is the total valuation of the business. Okay. Mhm. अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे, if you go to the balance sheet, asset side में क्या आता है? What are the key terms? So Fixed assets, fixed current assets, assets. Fixed assets and current assets. And liability side, current liability, Short-term debt, share long-term capital. liabilities. equity, non-current and current liability. equity, non-current and current liabilities, right? Yes. Okay. अभी अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो बिजनेस में डिपेंड कि आपने इक्विटी में कितना पैसा डाला है, राइट? Correct. ओके. सो द वैल्यूएशन पर से हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन पर से वील सी कि टोटल कितने एसेट्स है माइनस टोटल कितनी लायबिलिटीज है. Correct. ठीक है. सो बैलेंस शीट, लुक एट द बैलेंस शीट, रिमूव दैट इक्विटी पार्ट. नाउ Yes. अभी जो बैलेंस शीट कैसे लग रही है आपको? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, Which is almost equal to the equity portion. Total assets that minus is almost extended. equivalent to equity portion. Correct. That is almost equivalent to equity portion. Correct. So the valuation of the business would be the equity plus net debt. Okay. Now the net debt का मतलब क्या होता है? net debt का मतलब अभी देखो आपको कि एक कंपनी के अंदर अगर हम डेट टू इक्विटी इज ए की रेशियो. डेट टू इक्विटी मतलब बहुत रेलेवेंट रेशियो होता है इन द फाइनेंशियल मार्केट. या फिर अगर हम लोग क्रेडिट रेटिंग की भी बात करें या फिर बैंकर्स की बात करें ना, सो दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन सैंक्शनिंग अ लोन. अगर नेट डेट बाय एबिटा, सो दैट सेज नेट डेट बाय एबिटा, इट सेज कि आप जितना हर साल एबिटा कमा रहे हो ना, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर एबिटा टू पे योर डेट पोर्शन. तो ये क्या कह रहा है? 1.6 का मतलब ये हो गया कि आज मैं 100 रुपए का एबिटा कमा रहा हूँ एंड माय डेट रिपेमेंट इज 160 रुपए. So in the next 2 years, I can repay my entire debt from my earnings. Getting it? Correct. 0.6 का मतलब ये हो गया कि I can repay the entire debt outstanding from my current earnings. मतलब मेरे को बिजनेस पर से कोई रिस्क नहीं है. I am earning that much कि I can manage very well my debt portion. Correct. Okay. So similarly, अगर अब उसके नीचे आए, so that is net debt by equity. Debt by equity ratio हो गया. That should also be lower. So total debt by total equity 0.2, 0.1, 0.0. So यहाँ पे आके debt almost in 2019 में and वो negligible हो जाता है debt वगैरह. And what is the interest coverage now? Anybody? Interest coverage ratio. Capacity of a company to repay the interest. Okay, whether it should be higher or lower? Interest coverage. It should be higher if I'm not wrong. Correct. And anybody of you are working in a bank?
No. Acha, so in bankers, matlab wo generally they take ki 3 times should be a benchmark for the interest coverage. It means ki at least Okay. you should earn that much ki interest coverage comes to 3 times. Usse Okay. zyada ho to that is better. Uh-huh. Okay, so efficiency ratio mein any problem? Efficiency ratio. Parush, Shubha, No. the working capital, net debt by EBITDA, net debt सर by मुझे equity, एक छोटा सा interest डाउट coverage. है हाँ लाइक जी प्लीज. आपने बोला नेट डेब्ट मतलब टोटल डेब्ट माइनस कैश इक्विवेलेंट लाइक मेरे पास 100 पे करना है डेब्ट 10 Right. मेरे पास है तो 90 इज माय नेट डेब्ट बट मेरी के पास पैसा तो बहुत है बट फिर भी मैंने डेब्ट रेज करके रखा है. So net debt मतलब देखो अगर आपकी कंपनी के पास 100 करोड़ का डेट आपको रेज करना है एंड यू हैव 100 करोड़ ऑफ कैश विद यू, सो अल्टीमेटली कंपनी के पास डेट नहीं है ना. सो द कंपनी इज अ नेट डेट जीरो कंपनी. इट मींस कि कंपनी के पास जितना डेट है उतना कंपनी के पास कैश है. आपने बोला नेट डेट जिसका कम होगा वो प्रेफरेबल है लाइक मेरे को 100 पे करना है हाँ, और एक मुझे 100 माइनस 10 पे करना है 90 तो आई विल बी प्रेफरेबल 90 वाला जहाँ पे क्यों? डेब्ट कम है. आपने बोला था ना आपकी कंपनी के पास कैश है. पहले 100 माइनस 100 कैश का मतलब कितना है आपके पास? सपोज 2 कंपनीज है, यू गिव मी एग्जांपल. 2 कंपनीज है, अब दोनों कंपनी में कितना कैश है कितना डेट है बताओ. सो दोनों में डेट 100 है. ओके एक में कैश मेरे पास 10 है ओके और एक में बस कैश है ही नहीं. ओके, तो so यहाँ which पर is आपने preferable? कंक्लूड था कि 90 टोटल नेट डेब्ट इज 90 Yeah, वो प्रेफरेबल. correct, right, that is तो preferable. क्वेश्चन ये आपने वहां पे कंक्लूड किया था. माय क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास कैश है मेरे पास कैश पड़ा रहता है बट मैंने फिर भी कंपनी रेज करे डेब्ट माइट भी किसी और पर्पस के लिए कुछ भी के लिए तो फिर मैं वहां पे मेरा डेट डेब्ट तो जीरो है या फिर तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी. नहीं, वो क्या होता है कंपनी को ना मतलब कैश डेट ये जनरली क्या होता है. सपोज कुछ कंपनीज प्रैक्टिकली व्हाट दे डू कि उनको ना कुछ बैंकर से ऑब्लिगेशन भी रहती है कि यू हैव टू विथड्रॉ दैट मच ऑफ अमाउंट, मिनिमम कमिटमेंट चार्जेस रहते हैं उनके. ठीक है कि आपको इतना हर साल का यूज करना ही पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्पस वो लोग ना क्वार्टरली रेज कर लेते हैं. बट अगर हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग बेसिकली कंपनी पे ये देखना चाहते हैं कि कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग बर्डन कितना है. डेट इक्वल्स टू बर्डन. कंपनी के पास बर्डन कितना है. अगर कंपनी के पास 100 करोड़ का बर्डन है, उसकी इक्विवेलेंट 100 करोड़ के एसेट्स है, तो कंपनी के पास इतना बर्डन नहीं है. रादर देन जिस कंपनी के पास 100 करोड़ का बर्डन है और उसके पास एसेट 10 करोड़ की है, उस पर ज्यादा बर्डन है ना. तो किस कंपनी के साथ आप जाना चाहोगे, जिसके पास ज्यादा बर्डन है या जिसके पास कम बर्डन है? तो फिर सर जैसे सपोज इसी एग्जांपल को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. लाइक मेरे पास 100 डेब्ट है ना और कैश इक्विवेलेंट 10 है एक कंपनी तो 90 मेरा नेट डेब्ट है. राइट. और एक कंपनी है जो जीरो डेब्ट डेब्ट फ्री कंपनी है. तो अब इन दोनों में आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? जीरो डेट कंपनी ऑब्वियसली. ओके बट सर आपने मैंने ये ग्रुप मुझे ना सी. अच्छा बताइए. हाँ प्लीज. तो आपने मुझे बोला था कि वन पैरामीटर हैविंग जीरो डेब्ट इज डेफिनेटली पॉजिटिव बट नीड टू चेक अदर थिंग लाइक इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है. राइट राइट. बिफोर अभी आप मेरी बात सुनो. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड डेल्टा कॉर्पोरेशन, दैट इज अ जीरो डेट कंपनी. शुड यू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी नाउ? Yes. Why? But I don't know other things are good or not. But if it's a zero debt, preferably. So that company owns casinos in Goa. उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स वही है, casinos and 5-star hotels in Goa. So अभी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे कि नहीं? जीरो डेट इज वन अदर फैक्टर. नहीं, क्यों नहीं? So because वो कैसीनो में है, कैसीनोज इलीगल है और नहीं इलीगल नहीं है. गोवा के अंदर लीगल है. इट इज लीगल इन गोवा. but फिर भी I will not invest in that company. Okay, anybody else? Anybody else? I would like to invest in this company because
I think they have low receivables as well as the company is debt free. And as the tourism will increase with the unlock situation in India, so this share looks good to me. Okay, So Yes. somehow it is correct. considering other points also, not just this debt scenario. ओके, सो अगर हम डेल्टा की बात करें, अभी इंडस्ट्री का इतना सीन सर्टेन नहीं है. The reason being lockdown are being imposed everywhere in India now. अभी आज उड़ीसा के अंदर एंड पश्चिम बंगाल वगैरह वहां पे भी लॉकडाउन अनाउंस हुआ है. राजस्थान के अंदर एक्सटेंड कर दिया, दिल्ली के अंदर एक्सटेंड कर दिया, एंड गोवा के अंदर हरियाणा अभी also. कुछ लॉकडाउन, हरियाणा आल्सो, राइट. सो गोवा के अंदर अभी वो सिनेरियो नहीं है, बट द इंडस्ट्री इज नॉट दैट मच सर्टेन नाउ. तो बीइंग ए जीरो डेट कंपनी स्ट्रांगली इट इज अ पॉजिटिव. अब इस कंपनी के अंदर पैसा डालना है तो हो सकता है अगर पैसा आप आज डालो या फिर कल डालो, कब डालोगे इट डिपेंड्स. हमने ये पॉइंट आगे भी डिस्कस किया था कि पैसा कब डालना होता है. व्हेन यू आर नॉट सर्टेन, मान लो आपको 1 महीने की श्योरिटी नहीं है, मान लो हम लोग एस्टिमेट करें कि कोरोना वायरस 2 महीने और चलेगा, 2 months also the tourist activity will be hampered. So what you can do, जितना आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है, be it 1 lakh rupees divided by 20, 2 months में जितने भी सेशंस आएंगे ना, there are about 40 ट्रेडिंग सेशंस. सो हर सेशन के अंदर इक्विवेलेंट अमाउंट का SIP स्टार्ट कर दो, हर दिन उतना शेयर लेते जाओ, सो दैट कि यू कैन एवरेज आउट. अभी श्योर नहीं है ना, मतलब अभी आपने अगर सारा पैसा आज डाल दिया, कल को गोवा के अंदर लॉकडाउन हो जाए तो उसका प्राइस और टूट जाएगा. परसों फिर मतलब कुछ और ऐसी एडवर्स न्यूज आई, कैसीनोज बंद हो गए, फिर प्राइस टूट जाएगा. सो जब तक श्योरिटी नहीं होती है तब तक वी कैन डू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन दोस कंपनीज. एंड हमें ये पता है कि अल्टीमेटली चीजें सारी ठीक होनी है, चाहे आज हो, चाहे 3 महीने बाद हो, या साल भर बाद हो. नाउ इट कम्स कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कितना प्ले करते हो. करेक्ट, दैट विल बी आवर नेक्स्ट पॉइंट. मतलब इसके बाद हम लोग वही डिस्कस करेंगे. सो इतना एफिशिएंसी रेशियो वाइज क्लियर ना. Yes, sir. Coming to the next Yes. part, that is price per data. Now what is earning per share? You know, earning per share, dividend per share, book value. Do I need to tell you या फिर चलेगा? Okay. EPS, DPS and BB. सर ये मालूम तो है पर इसको इंटरप्रेट करना नहीं आता है. Earning per share को हाँ, like earning per share is nothing but total earnings divided by number of shares. So 4.1. correct, So correct. Earning जिसका ज्यादा earning है means वो, net profit. हाँ, net नेट profit. प्रॉफिट. एक शेयर में मैं कितना अर्न करती हूँ. Correct, right. तो सर लाइक डीपीएस तो डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक कंपनी 2.1 रुपीज डिविडेंड देती है एक शेयर. Correct, right. तो right. सर इसको अपन लाइक बाइफरकेट कैसे करें, लाइक कौन सा प्रेफरेबल है? नहीं, दोनों प्रेफरेबल है, दोनों का अलग मतलब होता है. DPS is not a valuation, no. DPS is not a valuation matrix का part. EPS is a valuation matrix part. बट सर अंडरवैल्यूड ओवरवैल्यूड के लिए तो इसको देखना पड़ता है ना कि शेयर नहीं, अंडरवैल्यूड DPS उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता. DPS उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता. अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जहां पे वैल्यूएशन लिखा हुआ है. अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी हर शेयर के पीछे कितना नेट प्रॉफिट कमाती है. डिविडेंड पर शेयर का मतलब कंपनी हर शेयर के पीछे कितना डिविडेंड देती है. बुक वैल्यू का मतलब कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है. बुक वैल्यू मतलब कंपनी के एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो कितना है. सो दैट इज ए थियोरेटिकल वैल्यू कि अगर आज मैं बिजनेस बेचने जाऊं, all my assets minus all my liabilities, what is the book value divided by number of outstanding share. So that book value is 80.7 rupees. Clear yahan tak? यस सर. Yes, sir. Okay, now coming to the valuation part. Now price to equity. Price to equity kya hota hai? PE ratio. Market price of the share divided by earning per share. That is 33.3 times in FY16, which is reduced to 19.3 times in FY17, then 13.0 in FY18, 9.5 in FY19 and 6.6 in FY20. ये PE ratio continuously इसका घटता जा रहा है. What is the reason? बारिश आ रही है भाई, पर कपड़ा तो PE ratio कम क्यों हो रहा है? Anybody? सर अर्निंग्स बढ़ती जा रही है. Okay.
P One is reason can be divided by EPS. So EPS is increasing. EPS बढ़ रहा है और the other reason can be कि price कम हो रहा है. That can also be the reason. Stock market prices lowering. Prices right. ठीक है, अब इसका 5 सालों का प्राइस देखो 5 सालों का पी देखो 33.3, 19.3, 13.0, 9.5, 6.6. ओके, अभी देखो इस ब्रोकर ने FY21 के लिए कितना पी एस्टिमेट किया है? 11.2, 7.6 एंड 7.3. अब आप लोग कितना पी निकालोगे? अगर आपको मैं बोलूं आपको प्रोजेक्शंस करनी है, आप कितना पी निकालोगे? Average of last 5 years. So that we can take average of last 5 years. What can be other estimate? Actual trend in the market, that also can be considered. For that specific market trend से how we will get to know कि P कितना होना चाहिए? Stock market prices fluctuation, won't that impact on the P ratio? No, that impact no, stock market के price कम होगा तो P कम होता है, price ज़्यादा होता है तो P बढ़ के आता है. Correct. नहीं, I am saying कि now you are estimating future price. Okay. FY21, 22, 23. Correct. So Correct. future price को predict करने के लिए the basic thing is you can estimate PE ratio. So PE ratio मतलब अगर अभी हम लोग क्या होगा, देखो हमें ये basic से ratios पता है. So we can calculate EPS for the next 3 to 5 years. That is not a big deal, right? Yeah. Correct. अब EPS we can calculate, लेकिन target price how we will calculate? We can take a multiple. That is PE ratio. अब PE ratio का we know last 5 year का PE ratio कितना है, but what would be the PE कि what should be the PE जो हम लोग we should consider while calculating the target price? Why 11.2? Why not 6.6? Why not 10? Why not 15? Why not 20? Not sure. अच्छा, simple. Okay, let me put this question in a different frame. Okay. हम लोग आज हम लोगों को इन्वेस्ट करना है and उस स्टॉक का current PE is 6.6. Now if you want to sell the stock, you will have some target price, na? How do you calculate the target price in your mind? It is you will have to analyze the P&L of that company. You will have to get to the actual value of that company and compare that with the stock market value. PL though we will get from EPS, na? EPS is a niche out of PL only. Correct. Agar suppose if you buy a stock of 100 rupees today, so what would be the target price when you're gonna sell it? How you calculate that? Anybody, any idea? Not sure. We'll see the return like मैंने परचेज किया था शेयर 400 रुपए में, आज वो शेयर का प्राइस 432 हो गया है, तो I have returned 13% of margin. Okay. So you will sell it. Okay. Any return on capital? Return on capital, will that have an impact? No. That ROC जो हम लोगों ने देखो profitability part किया, that is good at peer comparison. Once we are done with the peer comparison, now we should focus on the target price. Correct. Correct. तो ये हो गया एक तरीके से to find the best among the top 5, top 6. We are analyzing 10 companies. Which company is the best? That we can do by doing all these analysis. कि profitability margins कितना है, valuation ratios कितना है, asset turnover, working capital management, blah blah blah, so many things. लेकिन इसके बाद once we are bought, once we have done the buying of those shares, अभी हम लोगों को वो shares कहाँ तक कब तक hold करना है वो कैसे पता चलेगा? My point is how to calculate the target price of a share that you have bought for rupees 100 today. Now we have bought. That is based on our जितना भी estimate है हम लोगों ने करके buy कर लिया. अगर अब हमें sell करना है, sell कैसे करेंगे हम लोग? What is the exit? So generally अपन तो trigger लगा देंगे, stop loss लगा देंगे, like price से नीचे जाना ही नहीं चाहिए.
नहीं, नीचे नहीं जाना चाहिए, तो अभी तो सारे आपके ट्रिगर्स हिट हो जाएंगे. इफ यू पुट मनी नाउ इन द स्टॉक मार्केट व्हिच इज वेरी वेरी वोलेटाइल, तो आपके ट्रिगर सारे के सारे हिट हो जाएंगे. And on your every investment you have to suffer some losses. I think once we meet our expectation, like if we are expecting 20-25% return on a particular stock, and our recalculation suggests that also, I think that's the right point we should exit. Okay, and how you will know कि ये stock 25% आपको return देगा? See, the thing is to pick the right investment, right? Mhm. To pick the right investment, exit at the right time. That is how you can make the money. If you are picking up a wrong investment and you are exiting at the right time, you won't make a good money. Correct. Right investment, right time exit. So इसमें क्या होता है कि you need to check कि stock की valuation क्या है. ठीक है. Suppose the check the valuation जैसे कि अभी आ गया 11.2. Now I calculated. देखो काफी सारे मेथड है. वन ऑफ सच मेथड इज कि वैल्यूएशन पे ही हम लोगों ने देखा. सो सपोज हमने जो स्टॉक बाय किया, दैट वी बॉट फॉर अबाउट व्हेन द पीई वाज अबाउट 10, एंड वी एस्टिमेटेड कि इसका मैक्सिमम वैल्यूएशन कैन बी 15 टाइम्स ऑफ ईपीएस, एंड द करंट प्राइस इज ऑलरेडी मोर देन 15 टाइम्स ऑफ देयर ईपीएस, सो वी कैन सेल दैट स्टॉक. गेटिंग इट? Can you repeat this in a simple अच्छा, in सिंपल simple वे terms? में मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा. When I bought it, the PE was 10 times. Okay. And based on my calculation, my estimates, maximum PE can be 15 times. सर एक मिनट थोड़ा धीरे. आपने बोला कि 100 में आपने खरीदा, लेकिन करंट मार्केट प्राइस इज 100 Correct. एंड पीई इज 10 टाइम्स. 10 times. तो EPS कितना आया? सो ईपीएस आपका 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 आ गया. 10. Okay. अभी मैंने वो स्टॉक बाय कर लिया. अभी मेरे को लगता है कि जब इसका EPS, जब इसका PE होता है, देखो PE क्या होता है, दैट इज ए ईयर एंड PE. जो FY20 का है, दैट इज 31st मार्च का PE बता रहा है ये यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना. So PE that also depends कि डेली बेसिस पे कितना PE रहता है. So there are some website also जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे भी PE मिल जाता है. So my point to say here is, जैसे कि मैंने पिछले 4-5 साल देखा ना, so maximum PE is 19.3, then 13, 9.5, 6.6, और मुझे लगता है कि इसका PE 15 times जा सकता है. Okay, so based on the earning per share of 10, my PE estimate is 15. Then what should be my target price? 150. 150. When the Yeah. price is 150, I'll exit from my investment. It is 50% return that I made. Correct. Correct. But how to check that But how EPS did you of a analyze that particular 50? day? Yeah. No, value PE ratio na. So PE ratio, how you can check is EPS. You will have EPS right with you. Last annual But report sir, से you can find ईपीएस तो हर क्वार्टर चेंज होता है ना. quarter change होता है. That is correct. But quarterly you can estimate ना कि इस quarter इतना आया है. Next quarter will follow a similar तो pattern. जैसे लाइक यहाँ पे अपन देखो. आज का करंट मार्केट प्राइस देखेंगे. लाइक आज अंबुजा सीमेंट 415 पे. हाँ correct. तो आज का PE देखेंगे. तो आज का करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट क्वार्टर का पी ईपीएस, सॉरी EPS, हाँ right. Last quarter को we can annualize it. We can annualize it. Annualize का मतलब क्या हो गया कि we can assume कि हाँ इस क्वार्टर का इतना है. Generally quarter follow the similar trend. एक क्वार्टर में इतना कमाए तो चार क्वार्टर में हम लोग मिला के इतना कमा सकते हैं. That is our estimate EPS. जो हम लोग projections में निकालते हैं ना FY21 का estimate EPS. Estimate EPS इतना है और मेरा estimate PE इतना है. जितना दोनों मेरा टारगेट मीट हो गया तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा इन्वेस्टमेंट से. सो पी रेशियो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? देखो जब हम खरीदते हैं तब कम होना चाहिए, जब हम बेचते हैं तब ज्यादा होना चाहिए. सस्ते में खरीदो, महंगे. ही कैलकुलेटेड 150. देखो 150 कैसे हुआ, जब मैंने बाय किया देन PE वाज 10 टाइम्स. ओके, जब मेरे को सेल करना है देन PE इज 15 टाइम्स. EPS in both the situation is 10 rupees. So the target price, share price would be PE ratio multiplied by EPS. By EPS. Okay.
Hello. right, that is But the main how you are estimating that the P is 15? So why should we estimate P ratio? So P ratio On what we ground? On Super. what ground you are personally मतलब estimating that P will be 15 in future? okay, right. So that P we can calculate कि particular जिस इंडस्ट्री के अंदर जिस कंपनी का हम एनालाइज कर रहे हैं ना, उस कंपनी के अंदर जितने भी आप कंपनीज है ना, उन सभी का P रेशियो देखो अभी कितना P रेशियो है. You can check the trend, right? पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड चेक करके you will get a sense कि इस इंडस्ट्री के अंदर जनरली इतना P रहता है. अगर ये कंपनी जो जितना एवरेज जनरली P है उस P से कम है, so that company is undervalued. And the companies जिनका एवरेज P से ज्यादा P आ रहा है, that company is overvalued. So whether you should put your money in overvalued company or undervalued company. Okay. सर ये प्लीज रिपीट करना ना एक बार. वापस से मैं बोलता हूँ. अभी मैंने 15 कैसे कैलकुलेट किया? We are ये तो discussing समझा that. सर. 150 ये मुझे बहुत समझा सही तरीके से कि अगर मैं 10 पे Yes, खरीद समझा. रही हूँ. हाँ हाँ. ओके. सो अभी आप इसको इस हिसाब से समझो कि एक यूनिवर्स है. वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी फर्म्स. ओके. ये अपना HCL हो गया या फिर जितनी भी सारी टेक महिंद्रा वगैरह जितने भी कंपनीज हैं, इन सभी कंपनीज का हमने पीई रेशियो निकाला. ओके. सो एग्जाम्पल के तौर पे पीई रेशियो निकल के आया अपने पास 12 टाइम्स. ठीक है. एवरेज पीई इज 12 टाइम्स. अभी मैंने इंडिविजुअली कंपनी को उठा के चेक करना स्टार्ट किया. सो एवरेज का मतलब क्या होता है? कुछ कंपनीज का पीई कम होगा, कुछ कंपनीज का पीई ज्यादा होगा, राइट? यस. जो कंपनी जिसका पीई एवरेज पीई से कम है, दोस कंपनीज आर अंडरवैल्यूड कंपनी. और जिस कंपनी का पीई एवरेज पीई से ज्यादा है, दोस कंपनीज आर ओवरवैल्यूड कंपनीज. सिंपल. वापस से रिपीट करूं? जो कंपनी का एवरेज पी रेशियो ज्यादा है वो ओवरवैल्यूड है. वो ओवरवैल्यूड है, राइट. और जिस कंपनी का पी रेशियो एवरेज पी से कम है, दैट कंपनी इज अंडरवैल्यूड. तो आप किस कंपनी में पैसा लगाओगे? अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड? अंडरवैल्यूड, राइट. सो देखो अभी हम लोग जब प्रोजेक्शंस करेंगे ना FY 21, 22, 23 की, तो इन दैट प्रोजेक्शन जो पी रेशियो होता है, सो दैट वी कैन टेक. अगर देखो इसमें पी अगर पिछले 5 साल का एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है ना पी रेशियो का, सो वी कैन टेक दैट एवरेज. अब यहाँ पे काफी चेंज हो रहा है ना पी रेशियो. सो पी वी कैन एस्टिमेट कि पिछले 2-3 साल का हमने पी का एवरेज निकाला, एंड वी कैन टेक द एवरेज ऑफ इंडस्ट्री कि जितने भी कंपनीज हैं सभी का एवरेज करके हम लोगों को एक सेंस बन जाएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली इतना पी इज जस्टिफाइड. सो पी व्हाटएवर पी यू आर प्रोजेक्टिंग यू शुड जस्टिफाई. मतलब मैंने 50 का पीई एज्यूम किया तो आई शुड जस्टिफाई. मैं यह कह सकता हूँ कि 15 के पीई पे बाकी सारी कंपनीज 15 के पीई पे ट्रेड कर रही है, जबकि ये कंपनी 6.6 के पीई पे ट्रेड कर रही है. इस कंपनी के पास स्कोप है, ये 6.6 से बढ़ के 15 टाइम्स तक जा सकती है, राइट? So now here it is 11.2, which is estimated for FY 21. So Right. how did they reach to that calculation? So that calculation is an assumption by that broker house only कि broker house के estimate है कि 11.2 होगी. So you can also make your own estimate. That estimate भी like last 3 साल का PE का average निकाल के आपने estimate कर लिया, या फिर उस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंपनी है उस कंपनी का करंट एवरेज पे कितना है, या फिर उस इंडस्ट्री के जितने भी, ये सारे एक्सेल फॉर्मूलाज है. मतलब एक्सेल फॉर्मूला में इफ यू पुट दैट नो, इट वोंट टेक मच टाइम टू एनालाइज. पिछले 3 सालों का एवरेज निकालो पी, एंड यू कैन टेक दैट कि हाँ यार इस इंडस्ट्री के अंदर एवरेज पी इतना मेंटेन चलता है, 10-12 का पी मेंटेन चलता है, तो आज मैं 6.6 टाइम्स पे खरीदूंगा और 10-12 पे बेच दूंगा. आई विल मेक माई इन्वेस्टमेंट इन दैट वे. So now here in Okay, this sheet, so Yeah. P's are varying every year. It is not in a straight trend. Varying. So we will have to use this weighted average concept, if I'm not wrong. You can use the weighted average concept plus use it along with the other companies. बाकी Other कंपनीज में companies कितना trend. क्या पी है, Correct. राइट? तो ठीक है, अगर इफ यू फाइंड कि यहाँ पे 11.2 आ रहा है, बाकी कंपनीज में भी 11-12 आ रहा है, सो यू कैन टेक कि हाँ यार 11 और 12 पी, मिनिमम पी इतना, मैक्सिमम पी इतना, ये मेरी रेंज है स्टॉक प्राइस की. Uh-huh. क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट? सिमिलरली प्राइस टू बुक वैल्यू, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग पर शेयर होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट, राइट?
देखो ऊपर बुक वैल्यू हमने प्राइस पर शेयर डाटा हमने कैलकुलेट किया है. सो इन दैट सिमिलर वे वी विल डू द प्राइस टू बुक वैल्यू. सो देखो लॉट ऑफ YouTube वीडियोस आर अवेलेबल तो ऑन लाइक पी रेशियो. बुक वैल्यू मेरा 80.7 है और मार्केट प्राइस हाँ. मेरा 100 है. ओके. तो इससे भी अपन कुछ वैल्यूएशन कर सकते हैं, लाइक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यू. हाँ इसी से भी करते हैं ना, अभी वही डिस्कस कर रहे हैं. जैसे हमने पी रेशियो को एनालाइज किया ना, इन द सिमिलर वे वी विल एनालाइज द प्राइस टू बुक वैल्यू. सिमिलर वे. अभी क्या होगा इसमें, देखो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 1.7x, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.1, 1.0, 0.9. ठीक है. अब हमने इसी सिमिलर स्पेस की दूसरी कंपनी उठाई और या फिर इंडस्ट्री पर से निकाला. इंडस्ट्री का हमें पता चला कि प्राइस टू बुक वैल्यू इज 1.5 टाइम्स एंड वी आर सिटिंग एट FY21. 21 के अंदर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू दैट कम्स इज 1.1. ठीक है. इंडस्ट्री का एवरेज आ रहा है 1.5. whether that company is undervalued or overvalued, whether this company is undervalued or overvalued. This company is undervalued. अगर एवरेज पे इज 1.5 टाइम, राइट? Yes. अगर एवरेज पे इज 1 टाइम, then whether this company is overvalued or undervalued. Overvalued. Overvalued. So should we invest in the overvalued company or undervalued company? Undervalued company. Okay, right. Clear? सर एक बार रिपीट करना ना. ओके. अगर हम लोगों ने इंडस्ट्री का एवरेज निकाला, इंडस्ट्री का एवरेज का मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर सेक्टर की जितने भी कंपनीज है इन दैट स्पेस, उन सभी का हमने एवरेज निकाला. सो एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू कम्स इज 1.5 टाइम्स. और इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है FY21 का, दैट इज 1.1 टाइम्स. तो ये कंपनी अंडरवैल्यूड है या फिर ओवरवैल्यूड है? अंडरवैल्यूड है. Undervalued है. Whether we should invest in this company or not? यस यस यस. Yes. Okay. अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 टाइम आता है तो फिर what should we do? वो भी अंडरवैल्यूड ही है ना. 1 टाइम में तो भी अंडरवैल्यूड है. एवरेज तो 1.5 है ना. नहीं नहीं, I mean कि एवरेज आ रहा है 1 और इस कंपनी का 1.1. ओके तो ओवरवैल्यूड है. So whether we should put our No, money in the no, overvalued not stock? invest. No, 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 no. no. अच्छा, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी पता चल गया अभी. बट सर अपन ऐसे नहीं देख सकते, लाइक 80.7 मेरा बुक वैल्यू पर शेयर है. राइट. और मार्केट प्राइस मेरा 100 है. राइट. तो अपन इससे भी बता सकते कि ये ओवरवैल्यूड है. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. No, because all the अच्छा, companies will market price will be more than their book value in general. That depends on demand. काम करो, अपना पेज इंडस्ट्री उठा के देखना उसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना आ रहा है, या फिर कोई भी बैंक का उठा के देख लो, HDFC का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना आ रहा है, आप देखो एक बार. So it depend on industry to industry basis. ओके सो मतलब अपन बुक वैल्यू पर शेयर और मार्केट प्राइस को कंपेयर नहीं कर सकते. राइट. ये क्या होता है, मतलब एक इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करता है कि सपोज जिस कंपनी का भी हम एनालाइज कर रहे हैं ना, दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, और उस सेक्टर के अंदर एवरेज पीबी रेशियो होता है दैट इज 1.72 टाइम्स वगैरह, उसी रेंज में रहता है, 1 to 2 की रेंज में रहता है. बट व्हेन वी गो टू द बैंकिंग इंडस्ट्री ना, वहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू होता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उस रेंज में होता है. एंड व्हेन वी गो टू मेटल एंड माइनिंग कंपनीज, वहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू होता है वो जनरली लेस देन 1 होता है. So that depend on industry to industry. तो मतलब हम किसी को भी मिक्स्ड अप नहीं कर सकते डेटा को. और जो बुक वैल्यू होता है ना, दैट बुक वैल्यू इज आल्सो मैनिपुलेटेड, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड. नो, बुक वैल्यू क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स शो कर सकते हो आप लोग, तो उसके चलते आप उसकी वैल्यू बढ़ा घटा सकते हो. सो बुक वैल्यू इज नॉट अ गुड वैल्यूएशन मैट्रिक्स, बट इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स जहां पे बुक वैल्यू प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस काफी कम रहते हैं. Correct. लाइक सर अपन को किसी बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है तो वहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू प्राइस टू APS. तो फिर हायर द बुक, मतलब उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे. लाइक SBI का 630 का भाव है और बुक वैल्यू बुक वैल्यू कोई भी कितना अपन है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? लाइक अपन तो 100 और 200 ले लेते हैं. एक SBI है और एक ICICI बैंक है. बुक वैल्यू जो है इसका 100 रुपए है, उसका 200 है ICICI का. ओके.
SBI का 100, ICICI का 200 बुक वैल्यू पर शेयर। तो अब इस Okay. कंडीशन में आप और मार्केट प्राइस पर शेयर एक का 182 है और एक का 213 है। 182 है और एक का 193 है। Okay. इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? SBI में इसमें इन्वेस्ट प्राइस टू बुक करेंगे? वैल्यू, SBI का प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा आएगा ना? SBI का बुक प्राइस टू बुक वैल्यू, वैल्यू ज्यादा है। बुक वैल्यू पर शेयर, मेरे पास सिर्फ बुक वैल्यू पर शेयर है 100 आपने रुपए बोला और बुक 200 वैल्यू रुपए। पर शेयर इज 100 रुपए 200 रुपए। हाँ, और ठीक है, मार्केट प्राइस 182 और 193। तो देखो ICICI का तो माइनस मतलब इट इज लेस देन 1, हाँ, मार्केट प्राइस कम है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू से कम है, और SBI का 1.8 दैट इज मोर देन द मार्केट प्राइस, राइट? तो इन दिस केस given everything else is same, we'll put our money in the ICICI bank. सर ICICI में? हाँ, क्योंकि कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है ना हमें। ओके, सस्ता है। नहीं समझ में आया? समझा मेरे को कि मार्केट बुक से कम है तो ये अंडर प्राइस है तो अपन इसको खरीद लो आज ही। बुक से कम के अंडर प्राइस नहीं है, ये SBI से कम है इसलिए हम वो खरीद रहे हैं। बुक से कम होना डजंट मीन कि ये सस्ता है। Correct. मेटल्स के अंदर कंपनीज होती है वो बुक से कम ही रहती है। नहीं, लाइक आपने अभी बैंकिंग का बोला ना कि बैंकिंग का बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है लगभग, हाँ राइट। तो नहीं, यस इसलिए बैंक मैं का देखो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, यस बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करो कितना है। हम लोग मती करो सर, हाँ, मती करो सर। तो हम लोग इसमें पैसा डालेंगे यस बैंक में, ऑब्वियसली वो कम होगा ना, वहां पे बुक में इतना वैल्यू नहीं है और प्राइस भी बहुत कम है यस बैंक का। 0.13. 0.13, बताओ एक से कितना कम है? 0.8, 87% lower. तो शुड बी पुट मनी इशुदा। No. क्यों, ये तो बुक से कम मिल रहा है ना। हाँ, अंडर वैल्यूड है सर लेकिन शेयर में। तो हमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अंडर वैल्यू डजंट मीन गुड इन्वेस्टमेंट। देयर माइट बी अदर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि उसको अंडर वैल्यू करके रखे होंगे ना, सो वी नीड टू now, एनालाइज दैट। yeah, this should be compared with other peers in that banking industry, private sector, करेक्ट, and again the health of the company. हेल्थ ऑफ द कंपनी, सर मतलब मैं whenever we are मुझे doing the, जो yeah, मेरा एग्जांपल है SBI और ICICI का, अपन अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर अपन को कैसे पता चले कि बुक वैल्यू एक SBI का 100 है और ICICI का 200 है? ये तो और रिपोर्ट होता है ना, एनुअल नंबर्स, एनुअल रिपोर्ट्स में आती है ये चीजें, एनुअल रिपोर्ट्स में हाँ आती है नहीं और नहीं, काफी सारी रिपोर्ट्स। वो यस बैंक का तो मैं समझ गई, उसकी वेल्थ नहीं है, मतलब लाइक वो मैं समझ गई। यस बैंक तो हटा दीजिए, अपन अभी SBI और ICICI की बात करें तो बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस, मतलब दोनों में वेरिएंट इतना है कि SBI का मार्केट प्राइस मैंने 182 बोला लाइक बुक वैल्यू से ज्यादा, और ICICI में मैंने 193 बोला है बुक वैल्यू से कम, राइट। तो अब इस कंडीशन में अगर से अपन बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस को कंपेयर करें, अब मेरे पास कुछ वो नहीं है PVV, लाइक मैं जनरली बात कर रही हूँ, मेरे पास कुछ मतलब कैलकुलेशन मेरे पास है नहीं, सिर्फ मैंने देखा बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस, तो अब इसके हिसाब से मैं अंडर वैल्यू ICICI को बोलूंगी। हाँ राइट। और मैं यही देखो इन्वेस्ट करूंगी। वैल्यूएशन हम लोग जब भी देखेंगे ना, वैल्यूएशन जब भी हम लोग शेयर खरीदेंगे ना, तो भाव सस्ता होना चाहिए, जब बेचने जाएंगे तो महंगा होना चाहिए, बस। खरीदेंगे कोई भी चीज हमें सस्ते में खरीदनी है, वैल्यूएशन इक्वल्स टू सस्ता खरीदने के टाइम, बेचने के टाइम में इट शुड बी महंगा। बट सस्ता किससे? बुक वैल्यू से? नहीं, सस्ता इसके पीयर के कंपैरिजन में। तो अब मुझे ये कैसे मालूम कि SBI महंगा है कि ICICI महंगा है? 182 और 193। SBI पब्लिक सेक्टर बैंक है। मोहित बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है ऐसे। अच्छा, लेट मी पुट दिस बैंकिंग रिपोर्ट विथ यू। SBI में आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, लेट मी पुट इट, 2 मिनट। हाँ,
I have shared valuation of banking industry, right? If anybody of you have that, is this Navin Florence? The one now which you're sharing, for which company does it pertain to? Till No, now. I am looking for the banks. I am looking for the banks actually. Otherwise, no, there will be confusion. I'm just going for auto logistics. Okay, yes, bank sector momentum, cement. That you shared on So, 7th of April. 7th April. Right. Okay. NFL logistics, auto sales, dividend yield, initial environment. No, banking industry नहीं है इसमें. एक minute, हाँ. Let me open this one. Mhm. ICICI Bank. तो देखो SBI का रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, ठीक है. रिपोर्ट्स मिल रहे हैं आपको? Should I open this through laptop? I'll share it with you, Himanshu. एक मिनट, हाँ. मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ ये रिपोर्ट, एक बार चेक करना प्लीज. इसमें ICICI बैंक भी है, SBI भी है. Okay, just 1 minute. I'm opening the report. Yeah, sure. ये रिपोर्ट काफी अच्छी है, मतलब if you get some time ना एक बार देख लेना. सेक्टर स्पेसिफिक कवरेज अच्छी है इस रिपोर्ट में. 83 pages report. Now, till now, which we discussed, no, for which company was it pertaining to? SBI ना. SBI. Okay. So look at this now. ICICI Bank and SBI Bank, right? तो यहाँ पे 12-month PE ratio that is 25.5 and 14.2. Okay. Page number 3. Okay. There is Federal Bank also. Uh, ठीक है. And the price to book value is 2.8, 1.3, 1.0. Okay, so we have 3 banks. Okay, 4 banks. ICICI, SBI, Federal Bank, and Equitas Equitas. Small Finance Bank. correct. So let us compare it based on the price to book value and PE ratio. So price to equity ratio in the ICICI Bank, it is 25.5 times, whereas price to book value is 2.8 times. In the case of State Bank of India, PE ratio is 14.2 times, whereas price to book value is 1.3. In the case of Federal Bank,
PE ratio is 11.5 and price to book value is 1.0. Correct. Equitas Small Finance PE ratio is 20.1 and price to book value is 2.1. अच्छा मुझे ये बताओ इसमें आउटराइटली कौन सा रिजेक्ट करोगे आप? वैल्यूएशन है यहाँ पे, रिटर्न्स वगैरह कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया कि इनका मार्जिन्स वगैरह कितना क्या है. बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बताइए. Third one might be, we might ignore फेडरल बैंक. Federal Bank. Why should we ignore? ये तो सबसे सस्ता मिल रहा है फेडरल बैंक. वैल्यूएशन की but- बात कर रहे हैं हम लोग. So, what is the average PE ratio for the banking industry? एवरेज छोड़ो, अभी चार चीज देख रहे हैं हम लोग. चार में सबसे सस्ता कौन सा है? चार में सस्ता कौन सा? Then it will be Federal Bank. फेडरल बैंक ना. तो हम लोग Yeah. जब वैल्यूएशन करेंगे, जब हम लोग बाय करने जाएंगे, विल पिक सबसे सस्ता. Cheapest. Yeah. करेक्ट. और जब बेचने जाएंगे तब किसको बेचेंगे अभी इन चार में से? ICICI Bank. आईसीआईसीआई बैंक. अब यहाँ पे देखो फेडरल बैंक के इन्होंने ग्रोथ अपसाइड टारगेट दिया है 23% का. Mm-hmm. स्टेट बैंक का दिया है 31% का. Uh-huh. और आईसीआईसीआई बैंक का 24% का दिया है. राइट. 24%. अब इसमें मेजर मैसेजेस लाइक एचडीएफसी बैंक. देखो आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई बैंक, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बैंक्स. राइट. ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है. सो इफ वी आर कंपेयरिंग एसबीआई, वी शुड कंपेयर इट विद द पब्लिक सेक्टर बैंक. Correct. Similarly, when we are comparing ICICI, we should compare it with HDFC. HDFC Okay. or something. HDFC had another private sector bank, Axis Bank, HDFC, then this Federal Bank is also a private sector bank, and other private sector bank, DCB, जो भी है. Correct. So वहां से compare करके we can find उनका जो PE चल रहा है ना, what is the PE? यहाँ पे it is not clarified. Reason being कि ICICI Bank is altogether different, SBI is altogether different. Equitas Small Finance is a different segment, and Federal Bank itself is a combination of private and public sector bank. Correct. तो मतलब we can't take PE ratio. Reason Yes. being कि कोई भी एक बैंक, it doesn't belong to a particular segment. Segment. Yes. Correct. So there might be report like आप ना trend line पे जाना. Trend line पे let me check if I can do comparison, peer comparison on trend line. Just a minute. Mm-hmm. Where is the peer comparison? Okay, or else I'll do one thing. I'll ping you in the group itself. Here, a peer group. Mm-hmm. Can you see my screen? Yes, yes, we are able to see. देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड, बंधन, आईडीबीआई. Bandhan Can you IT. see this? No, that is not. We are seeing the same sheet that ICICI Bank, State Bank, Federal Bank. No, हिमांशु स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया क्या मेरा? Yes, you can share it now. एक मिनट. अच्छा अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, visible. विजिबल ना? देखो स्टॉक प्राइस एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड, बंधन, आईडीबीआई बैंक. ये अभी हम लोग पीयर कंपैरिजन कर रहे हैं. ओके. Mhm. सो प्राइस टू पी रेशियो ये वाला जो अभी हाईलाइट हुआ है, पी रेशियो. Correct. बंधन बैंक का देखो, स्टेट बैंक का पी रेशियो इज 13.6. ओके. बंधन बैंक का इट इज 20.27, आईसीआईसीआई 21.55, एचडीएफसी 24.46, इंडसइंड बैंक 24.68, एक्सिस बैंक 30.44, आईडीबीआई 36.15, कोटक महिंद्रा 37.22. That is price to PE ratio. Okay. And this is the market cap. That is the size of the bank. Dividend yield, net profit, price to book value ये रहा. State Bank of India का कितना है? 1.39 times. Bandhan Bank का 3.49, ICICI का 3.24, HDFC 4.39, IndusInd 1.88, Axis Bank 2.34, IDBI 1.34, and Kotak Mahindra 5.2.
So when we are seeing the banking space, no, financial companies, so यहाँ पे price to book value plays a major role as compared to PE ratio. अभी आप इसमें देखो SBI को compare करो इन सभी में, SBI, बंधन, ICICI. The last one, the left, the rightmost is the price to book value. ठीक है? अब इसमें देखो कौन सा सस्ता है. State Bank, Bandhan Bank, ICICI, SDFC, IndusInd, Axis, IDBI. IDBI सबसे सस्ता है. उसके बाद SBI तो पब्लिक सेक्टर बैंक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया. मतलब अभी इसमें पीयर में क्या होगा, मतलब ट्रेंड लाइन में जाके यू कैन डू द पीयर कंपैरिजन कि जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है ना, यू कैन पिक अप दोस बैंक एंड यू कैन डू द कंपैरिजन. ठीक है, यहाँ पे मोस्टली अभी चलो पब्लिक सेक्टर वी कैन इग्नोर, अभी प्राइवेट सेक्टर में आते हैं. बंधन बैंक, ICICI. अभी आप इसमें बताओ विच वन यू विल इन्वेस्ट. IndusInd 1.88 टाइम्स, ये काफी चीप अभी अवेलेबल है. बट वही IndusInd में भी क्वालिटी, क्रेडिट क्वालिटी इश्यूज वगैरह वो सब भी चल रहे हैं. सो दैट यू नीड टू एनालाइज कि जो अदर फैक्टर्स है, मतलब barring the other factors based on the valuation we can pick up IndusInd Bank. Correct. अभी देखो कोटक महिंद्रा बैंक का देखो 5.2 का प्राइस टू बुक वैल्यू है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक नाउ. अब आप मेरे को ये बताओ, आप पैसा कौन से स्टॉक में कमाओगे, महंगे को खरीद के या सस्ते को खरीद के? सस्ते को खरीद के. ठीक है, कोई आपको बोले कोटक बहुत अच्छा है, हाँ कोटक बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशन क्या है? 5.2 टाइम्स. तो देखो जो ऊपर रहता है ना उसका नीचे आने का चांसेस ज्यादा रहता है. करेक्ट. वो ऊपर कितना ऊपर जाएगा वैल्यूएशन में? 5.2 इज द हाईएस्ट, मतलब एचडीएफसी बैंक की भी नहीं है. करेक्ट. क्लियर? सुबह क्लियर? एनी डाउट? यस सर, क्लियर. क्लियर नो. सो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे देखो प्राइवेट से. So whenever we do the peer comparison, we should make sure कि जिस कंपनी का हम peer comparison कर रहे हैं, that should belong to the similar kind of the peer. Even if it is the revenue term, the industry term, the size of scale, operation, management, everything, it should be the same level only. Then the peer comparison is much effective. मतलब हम लोग ICICI को SBI के साथ compare नहीं कर सकेंगे. Correct. हाँ, SBI का price to book value is 1.39 only. जबकि ICICI और HDFC को कंपेयर करते हैं. हाँ, अगर कंपेयर करें तो ICICI सस्ता है. तब ICICI सस्ता है. अगर हम मान के चलें कि दो कंपनीज है जिसको हमें इन्वेस्ट करना है, चलो हमने सब लोग फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करके ICICI बैंक और HDFC बैंक. अभी बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन वी विल पुट मनी इन द ICICI बैंक. क्यों? क्योंकि ये सस्ता है. अब इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है और जो ऊपर होगा उसको नीचे आने के चांसेस ज्यादा है. क्लियर? एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे अगर सपोज मैं अगर कोटक महिंद्रा बैंक ले लूं और तो इसका प्राइस, इसके ज्यादा चांसेस हैं, मतलब मोर और वो नीचे आएगा. देखो नीचे आने के चांसेस नहीं होगा लेकिन बढ़ने के चांसेस कम होगा. अच्छा, अब देखो हिस्टोरिकली भी ऐसा हुआ है, होता है. हाँ, होता है. मतलब यू कैन फाइंड द ट्रेंड. कोई भी कंपनी उठा के कभी भी किसी भी कंपनी में एक ट्रेंड देख लो. आपको देखो इसमें क्या होगा, अगर हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, एवरेज कितना निकलेगा? एक बार बंधन बैंक से लेके कोटक का एवरेज निकालना. IDBI बैंक को हटा दो. जस्ट वी आर डिस्कसिंग थियोरेटिकली. एवरेज कितना निकलता है इसका? Anybody done the calculations? Doing it. Okay. 3.41. So we can take private sector banking में 3.4 times is the average price to book value. Those company which is about 3.4 times are overvalued, which is below 3.4 times are undervalued. अब ये देख लो, Axis Bank is undervalued, IDBI undervalued, IndusInd is undervalued, HDFC overvalued, Kotak Mahindra overvalued, Bandhan overvalued. Correct.
Okay. There might be other parameters. HDFC is a market leader, so that will charge extra premium, right? Correct. Similarly, the page industry, jockey owner in India, so they will charge separate premium, no? So every business, those who follow the market, those who are the leader in the market, they will have certain other sense of the premium assigned to them. So 4.39 may not be that expensive for the HDFC bank. Reason being कि already that bank is a market leader. Correct. मतलब वो होता है ना कि एक राजा है, इसने वो प्रेस्टीज अर्न करी है Brand value और types. बाकी लोग, हाँ ब्रांड वैल्यू है उसकी, वही चीज हो गई एक तरीके से. करेक्ट. अब कोटक महिंद्रा बैंक है, वो अभी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, उसकी ऑलरेडी वैल्यूएशन देखो 5.2 है, अभी 3.4 का एवरेज है, ऑलरेडी ये 5.2 पे सिटिंग है. अब ये बढ़ के कितना जाएगा? 5.2 का 6 होगा. अल्टीमेटली देखो एवरेज आना ही पड़ेगा. करेक्ट. बहुत आज ज्यादा नहीं तो कल आना ही पड़ेगा. करेक्ट. हाँ, बढ़ने के चांसेस इतना नहीं है. 5 का 10 टाइम्स तो होने से रहा. करेक्ट. 5 का 6 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, बट इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आएगा कि एवरेज 3.5 निकले और उसका 7 निकले. इतना भी डिफरेंस नहीं आएगा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर. करेक्ट. ठीक है. अब इसमें ये हो सकता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, सो एक बार कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना खुद ही. ठीक है. बुक वैल्यू विल बी सेम. मतलब जब आप एनुअल रिपोर्ट स्टडी करोगे ना, सो यू विल फाइंड कि व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ दिस ईयर. So actual book value and you can compare it to the price. So price to book value you can do yourself. क्योंकि ये देखो ये सारे एग्रीगेटर होते हैं, वेबसाइट एग्रीगेटर्स होते हैं, तो किसी का कुछ लिखा आता है, किसी का कुछ लिखा आता है. So those calculation you can do. But the sense is you should know कि what is the average, what should be the undervalued, what should be the overvalued level. And whenever we are doing the peer comparison, that should be related to the similar industry. Correct. Clear? Any doubt till now? Concepts clear हो गए? PB वगैरह. अभी भी कुछ डाउट है तो मेरे को एक बार पूछ लो. 5 मिनट का हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं. उसके बाद एक लास्ट एंड फाइनल कंसेप्ट प्राइस EV बाय EBITDA भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. But we will not have a certain set of factors for us to determine the which is the right share, right? We cannot tell only these are the factors which you have to analyze to pick up a stock. No, जैसे कि क्या होता है, I told you that there is one screener. Yes. Screener is widely used. Correct. So screener में क्या होगा, जब हम लोग ना निकालेंगे, जैसे कि हम लोगों को बैंकिंग से कंपनीज निकालनी है, so we'll go to that screener. We'll put banking industry, private sector bank PB below 3.4 times. Okay. So there will be list of banks जहाँ का जिनका PB 3.4 से कम है. Then we can identify those companies and we can put further studies on those companies. किसमें क्या factors है, किसमें क्या factors है already. So there are a lot of factors. मतलब किसी का price to book value ज़्यादा होने का reason ये हो सकता है कि कुछ small finance bank होती है, they charge higher premium, they charge higher interest. जैसे उज्जीवन small finance है, Equitas है. So generally बैंक का interest rate अगर 10 से 12 होता है तो इनका average interest rate 20 से 22% निकल के आता है. They charge higher interest rate. Why? Because they deal majorly in the non-retail, मतलब वो काफी छोटे-छोटे से माइक्रो फाइनेंस रिस्की सेक्टर पे है. करेक्ट. तो वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है. मोहित एक बार आप यूज करके दिखाएंगे स्क्रीनर कि आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं उसे? ओके. सो स्क्रीनर क्या होता है, ये देखो ट्रेंड लाइन में अभी यू कैन सी माय स्क्रीन ना. या. सो आई एम यूजिंग इन माय मोबाइल बट यू कैन आल्सो चेक आउट ऑन योर लैपटॉप्स. सो ट्रेंड लाइन में जाके स्क्रीनर्स में जाना, एक्सपर्ट स्क्रीनर्स. Okay, expert screener are those who are the inbuilt screeners, matlab which is created by someone else, but we can use it for free. And if we want to develop our own screeners, we can do that. अब देखो इसमें ना ये screener है. Returns our last 2.75 years following. No, I don't know what is that name. Okay, इसमें stock in the buy zone based on the days traded at current price to earning and price to book value. Okay, छोड़ो high return ideal. अच्छा इसमें ये देखो companies with current PE ratio less than 3 years, 5 years and 10 years PE. मतलब जिनकी अभी की वैल्यूएशन पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल से कम है. So when we will do this
screener, no, when I look, no, ये paid है, this is paid. Some screeners are paid. जैसे यहाँ पे ये जो crown बना है ना 296 alert की साइड में crown है, these are हाँ paid these are paid feature. बट यहाँ पे फ्री में होगा, वहां पे क्राउन नहीं रहेगा. जैसे ये वाला कंपनीज है, स्टॉक इन द पी सेलिंग जोन, मतलब कि अभी हम जो पी के बेसिस पे स्टॉक को हमें सेल करना है, सो दे दैट स्क्रीनर हैज आइडेंटिफाई 851 सच स्टॉक्स जो कि अभी सेल जोन के अंदर है, मतलब जहां पे पी बहुत ज्यादा होगा. सो आई एम चेकिंग दोस कंपनीज नाउ. अभी देखो रिलायंस इंडस्ट्री, ये बता रहा है करंट पी रेशियो इज 86.9, TCS 95, Infosys 96. ये एक तरीके से वो सारी कंपनीज दे देगा जिनका पे बहुत ज्यादा है. करेक्ट. एंड अभी अगर आपको अपना स्क्रीनर डेवलप करना है, जैसे माई स्क्रीन में जाऊं मैं, ओके, रन स्क्रीनर. Actually, I'm using mobile, no, so I'm finding it difficult. कैसे start करूँ मैं? Or else, no, in the next session we will have a session on the screener also. That is an important part in analyzing the stocks. So we will cover in detail screeners, how to use it. Okay. So that screener से हम लोगों को पता चल जाएगा, and based on all these valuation, returns, then जो भी रिपोर्ट्स हमने पहले चेक करी थी, द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स. सो बेस्ड ऑन ऑल दिस वी फाइनली वी फॉर्म अ माइंड कि हमें ये स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना. ओके, ये क्लियर हुआ इतना तक? Yes. Finally moving to the next session, that is like need to leave the session, some emergency can. Okay, Subha is sleeping. Okay. So this financial ratio, now we are discussing AV by EBITDA. So as you know, AV is stand for enterprise value, that is calculated by market cap plus net debt. Okay. Okay. So that is like it is in the range of 10.1, 8, 6.5, 7.5, 8.6, 5.3, 4.4. So that is also a valuation parameter that we should check before investing. So we can use it in the manner we have used like PE ratio and PB ratio. Okay. Okay. Got And it. the last, it is dividend yield. Dividend yield means what was the last paid dividend divided by current market price. Okay. So suppose based on the current price, if I invest in this company, I will get a dividend of 6.3% every year, given the company pays dividend equivalent to the past year dividend. Correct. Okay, so अगर अभी मैं ये स्टॉक खरीदूं तो एक साल में 6.3% तो मेरे को डिविडेंड ही दे देगा ये स्टॉक. उसके अलावा जो वैल्यू एड होगा वो अलग है. जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, that is different thing. That is different, and dividend is what regular income we get. Yeah, regular income we get. So suppose based on our overall analysis, if we find this company that can give us 25% kind of the capital appreciation every year with a dividend yield of 6.3%, whether we should go for this company or not. Yes, seems to be a good option. Seems to be good options. Yeah. So that is how, based on the financial number, we do overall analysis of the stocks. Any doubt till now? Or any other the point or any other paragraph that you have in your mind that you want to discuss with me related to the valuation, related to the financial numbers, or anything else? No, but my major doubt was like we cannot have a certain set of factors as a thumping rule for us to decide which stock to be picked. Like there's no certain set of factors. Only these factors you have to see to pick a stock. So that cannot, right? Right. So we have more than 2,000 listed companies. Now, how you will find the companies of your preference? Basically, you have to give some command to your computer. Correct. So computer, they don't know any qualitative factor. Quantitative factor, they know. Correct. So based on the screener, they will throw out some numbers based on whatever valuation. So when you put screener, एक बार वैसे ही try करके देखना screener. वहाँ पे मतलब price to book value less than 1 डाल के देखना, PE ratio is 5 to 6 डाल के देखना, EV by EBITDA 5-6 डाल के देखना, then you will find a lot of companies.
Okay, Yeah. based on that companies, we can do further studies. मतलब जो भी अपनी report analysis and whatever factor that we have discussed till now, we can put all those research on those selected companies, and then finally we can decide which company we should go for. And Correct. once we have done with the investment, we should know what is the target price. And once we achieve the target price, we should exit that stock. Correct. Simple. Got it. Any doubt? Nothing as of now. Okay. Okay, all clear then? Yeah. Okay. How many participants we have now? I think we had 8 to 10 participants today. 10 participants. Himanshu, this lecture is recorded, right? So people can get this. Yes, they'll get it. Yeah, already we have done 2-hour session. Should we continue today, Himanshu? I think we have completed today's target, so we can discuss rest of the things in the next session. Right. So in the next session, we will discuss for almost 1 hour, we'll discuss about the technical analysis, and then we'll discuss the screeners. Okay. Okay. So the technical analysis, I will not go into that much detail, but I will tell you some of the factors that are basic to the technical analysis. And see, our analysis,